हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है JMBZ क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अपनी जितनी भी जो ऑफलाइन जो क्लासेज हुई थी उसके बाद में लॉकडाउन हो गया था, तो आज अपन जो नेक्स्ट जो चैप्टर अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो मुर्गी की नस्लें पढ़ेंगे। हमने ऊँट की नस्लों तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था और आज वाली जो क्लास होगी अपनी जो पोल्ट्री से संबंधित होगी, इसमें अपन मुर्गियों की नस्लें पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे मुर्गियों की नस्लें। मुर्गियों की नस्लें। मुर्गियों की नस्लों में अपन सामान्य इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आज की जो क्लास होगी इसमें अपन केवल सामान्य इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन सामान्य इंट्रोडक्शन में अगर अपन बात करें तो इनका जंतु वैज्ञानिक नाम लिखेंगे कि मुर्गियों का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो जंतु वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है गैलस डोमेस्टिकस। गैलस डोमेस्टिकस हो जाएगा। तो देखिए, जो गैलस डोमेस्टिकस जो है वो घरेलू मुर्गी का जूलॉजिकल नेम है, ये घरेलू मुर्गी का हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो होगा वो होगा गैलस 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 की अगर अपन बात करें तो ये जंगली मुर्गी का जूलॉजिकल नेम होता है, जंगली मुर्गी का। इसके बाद में अपन बात करें कि मुर्गी की फैमिली क्या होती है, मुर्गी का कुल कौन सा होता है। तो देखिए, फैमिली की अगर अपन बात करें तो मुर्गियों की जो फैमिली होती है वो फेजिलिडी होती है। मुर्गियों की जो फैमिली है वो फेजिलिडी होती है। जैसे हमने पशुओं में पढ़ा था कि गाय भैंस की जो फैमिली थी वो बोविडी थी। इसके बाद में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें कि मुर्गी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा मुर्गियां कहां पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक मुर्गियां आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल व महाराष्ट्र में पाई जाती है। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा मुर्गियों की बात करें, संकर नस्ल की जो सबसे ज्यादा जो मुर्गियां पाई जाती हैं वो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, पश्चिमी बंगाल में और महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश है हमारे भारत में सबसे ज्यादा मुर्गियों का और अंडों का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र राज्य है। इसलिए महाराष्ट्र राज्य को भारत में अंडों की टोकरी कहा गया है। तो अपन यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे कि भारत में आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहते हैं। सॉरी, हो जाए। तो देखिए, सबसे ज्यादा भारत में जो मुर्गियां पाई जाती है, मुर्गियों का और अंडों का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। तो आंध्र प्रदेश को हमारे भारत में अंडों की टोकरी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के बाद में सबसे ज्यादा जो मुर्गियों का उत्पादन और अंडों का उत्पादन होता है वो तमिलनाडु में, फिर पश्चिमी बंगाल में और फिर महाराष्ट्र में होता है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होने के कारण आंध्र प्रदेश को भारत में अंडों की टोकरी कहा जाता है। तो देखिए, इसके बाद में भारत की बात हो चुकी है कि भारत में सबसे ज्यादा मुर्गियों का और अंडों का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा मुर्गियां कहाँ उत्पादित होती हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां अजमेर जिले में पाई जाती हैं। अजमेर जिले में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा जो मुर्गियां पाई जाती है हमारे राजस्थान में, वो राजस्थान के अजमेर जिले में पाई जाती है।
इसलिए हमारे राजस्थान के अजमेर जिले को राजस्थान में अंडों की टोकरी कहा गया है। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा संकर नस्ल की मुर्गियों का और अंडों का उत्पादन जिस जिले में होता है वो अजमेर है, इसलिए अजमेर को क्या कहते हैं, राजस्थान में अंडों की टोकरी कहते हैं। तो अजमेर को राजस्थान में क्या कहा गया है, अंडों की टोकरी कहा गया है, अंडों की टोकरी कहते हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है कि राजस्थान में अंडों की टोकरी किसे कहा गया है, तो अजमेर जिले को कहते हैं। नेक्स्ट कड़ी में अगर अपन बात करें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा देसी नस्ल की मुर्गियां कहां पाई जाती है, तो देखिए राजस्थान में देसी नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां, देसी नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां बांसवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर में पाई जाती है, वह डूंगरपुर में पाई जाती है। हमारे राजस्थान में अगर अपन देसी नस्ल की मुर्गियों की बात करें, देखिए देसी नस्ल की जो मुर्गियां होती है वो सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में पाई जाती है, फिर उदयपुर में और फिर डूंगरपुर में पाई जाती है। जो देसी नस्ल की जो मुर्गियां होती है इन्हें हम कुड़क मुर्गी के नाम से भी जानते हैं। देसी नस्ल की मुर्गी को और किस नाम से जानते हैं, कुड़क मुर्गी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जो देसी नस्ल की जो मुर्गियां होती हैं ये प्राकृतिक विधि से क्या करती है, अंडे सेने का कार्य करती है, यानी कि ये अंडों से क्या बनाती है, चूजे बनाने का काम करती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो देखिए सर्वाधिक जो बीमारियां हैं वो मुर्गियों में ही फैलती है। तो सर्वाधिक बीमारियां मुर्गियों में फैलती हैं, मुर्गियों में फैलती है। तो सबसे ज्यादा अगर बीमारियों की बात करें पोल्ट्री में, देखिए पोल्ट्री में सबसे ज्यादा जो बीमारियां फैलती हैं वो मुर्गियों में फैलती है। तो अगर अपन बात करें कि इस पोल्ट्री में कौन कौन से पक्षी शामिल हैं, तो पोल्ट्री में अगर बात करें मुर्गी पालन व्यवसाय में, तो देखिए पोल्ट्री में मुर्गियां शामिल हैं, पोल्ट्री में मुर्गियां शामिल है, टर्की आता है, बतख, कलहंस, बटेर और तीतर आदि पक्षी इसमें शामिल हैं। देखिए पोल्ट्री की अगर बात करें कि पोल्ट्री में कौन कौन से पक्षी आते हैं, तो मुर्गियां हैं, टर्की, बतख, कलहंस, बटेर और तीतर शामिल हैं। इन सभी पक्षियों की अगर बात करें पोल्ट्री में ये सभी आते हैं, इनका भी पालन किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो किसकी है, पोल्ट्री की है। तो पोल्ट्री की जो सबसे ज्यादा इस पोल्ट्री में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो मुर्गियों की है। किसकी है, मुर्गियों की है। तो इस पोल्ट्री में 60 से 70% जो हिस्सेदारी है वो मुर्गियों की है। यानी कि ज्यादातर लोग मुर्गी पालन व्यवसाय को ही अपनाते हैं, ज्यादातर मुर्गी पालन व्यवसाय को अपनाते हैं, बाकी का इनका भी व्यवसाय करते हैं, टर्की का, बतख का, कलहंस का, बटेर का, तीतर का भी पालन करते हैं। लेकिन सर्वाधिक पोल्ट्री में हिस्सेदारी किसकी आएगी, मुर्गियों की आएगी। और मुर्गियों की हिस्सेदारी कितनी है, 60 से 70% है। यहां तक क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो देखिए भारत में बात हो चुकी है कि भारत में सर्वाधिक मुर्गी और अंडों का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा अजमेर जिले में होता है। इसके बाद में देसी नस्ल की मुर्गियों के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो था कि सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं वो किस में फैलती है, मुर्गियों में फैलती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखिए इनका आहार खर्चा कितना होता है। आहार खर्चा की बात करें कि मुर्गी पालन व्यवसाय में कितना आहार खर्चा आता है, तो 60 से 70% आहार खर्चा होता है। अगर 100 रुपए खर्च करते हैं मुर्गी पालन व्यवसाय में, तो 60 से 70 रुपए इनके खाने पीने की वस्तुओं पर ही खर्च हो जाते हैं, यानी कि जो हम इनको आहार जो राशन देते हैं उस पर खर्च होता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इनके आहार में कितनी प्रोटीन पाई जाती है। तो आहार में प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो देखिए मुर्गियों के आहार में जो प्रोटीन होती है वो 10 से लेकर के 20% होती है। मुर्गियों के आहार में 10 से 20% प्रोटीन पाई जाती है।
इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि आहार में वसा कितना पाया जाता है। तो देखिए मुर्गियों के आहार में वसा पाया जाता है 2 से 5%। 2 से 5% मुर्गियों के आहार में वसा होता है। इस आहार में अगर बात करें कि कितने खनिज लवण पाए जाते हैं, मिनरल्स की अगर बात करें तो देखिए खनिज लवण कितने पाए जाते हैं। तो मुर्गियों के आहार में 0.6 से 1% तक क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट की बात करिए कि मुर्गियों के आहार में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो देखिए मुर्गियों के आहार में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो होती है 70 से 80%। 70 से 80% मुर्गियों के आहार में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हमने सबसे पहले लिखा है कि इनके आहार खर्चा, तो आहार खर्चा हमने 60 से 70% लिखा। फिर मुर्गियों को जो हम आहार देते हैं खाने पीने के लिए, तो उसमें 10 से 20% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। वसा 2 से 5% पाया जाता है। खनिज लवण की अगर बात करें 0.6 से 1% तक पाया जाता है। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, 70 से 80% तक पाया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा अगला, तो देखिए उसमें अपन लिखेंगे कि मुर्गी के अंडे में कितनी प्रोटीन पाई जाती है। तो मुर्गी के अंडे में प्रोटीन, हमने ऊपर आहार में पढ़ा है, हम अंडे में प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि मुर्गियों के अंडे में कितनी प्रोटीन पाई जाती है। तो मुर्गी के अंडे में 11.8% तक प्रोटीन पाई जाती है। तो मुर्गी के अंडे में जो प्रोटीन की मात्रा है वो 11.8% तक होती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो मुर्गी के अंडे में कच्ची प्रोटीन कितनी होती है। तो मुर्गी के अंडे में कच्ची प्रोटीन की बात करें तो कच्ची प्रोटीन 6.5% पाई जाती है। 6.5% तक मुर्गी के अंडे में कच्ची प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें कि अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है। अंडे की जर्दी का या अंडे का पीतक का पीला रंग, अंडे की जर्दी का पीला रंग, मुर्गी के अंडे में जो जर्दी पाई जाती है जिसे हम पीतक कहते हैं, तो पीतक का जो पीला रंग होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है। यानी कि मुर्गी के अंडे का पीतक या जर्दी का जो पीला रंग अगर पूछते हैं तो पीला रंग जेंथोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। इसके बाद में बात करें कि मुर्गी के अंडे का जो कवच है वो किसका बना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि तो मुर्गी के अंडे का कवच किसका बना होता है, जो इसका खोल होता है कवच किसका बना होता है। तो देखिए कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट की अगर अपन हिस्सेदारी की बात करें कि कितना % हिस्सा होता है, तो 94% हिस्सा होता है। तो मुर्गियों का जो अंडा है उसका कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट की हिस्सेदारी कितनी है, 94% तक है। इसके बाद में बात करें अंडे का औसत वजन, मुर्गी के अंडे का औसत वजन कितना होता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए अंडे का औसत वजन की अगर अपन बात करें कि औसत वजन कितना होता है, तो अंडे का औसत वजन होता है 57.5 ग्राम। 57.5 ग्राम या कभी कभी ऑप्शन में 58 ग्राम भी आता है। तो 57.5 से लेकर के 58 ग्राम तक मुर्गी के अंडे का औसत वजन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें कि मुर्गी के एक अंडे से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए मुर्गी के अंडे से 80 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 80 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मुर्गी के एक अंडे से हमें 80 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हम एक सामान्य जो चपाती खाते हैं उससे थोड़ी ही कम होती है। तो हमें 80 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वैसे हमें प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, हमें प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि दिन भर हमें कार्य करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो प्रतिदिन हमें 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति को 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मुर्गी के एक अंडे से हमें 80 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए मुर्गी के शरीर का तापमान अपन लिख लेंगे। मुर्गी के शरीर का तापमान, तो मुर्गी के शरीर का जो तापमान होता है वो 106 से लेकर के 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 106 से लेकर के 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछ ले तो 41.7 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, 106 से लेकर के 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 41 से 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिक्स की अगर बात करें तो 41.7 होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे कि मुर्गी को प्रतिदिन कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो मुर्गियों को प्रतिदिन 14 से 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखिए प्रतिदिन इन्हें 14 से लेकर के 16 घंटे प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है। तो हमारे यहाँ पर तो इतनी अवधि होगी नहीं कि 14 से लेकर के अपन 16 घंटे तक मुर्गियों को प्रकाश दें। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पोल्ट्री में बल्ब लगा देते हैं, तो बल्ब की सहायता से उन्हें प्रकाश दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट होगा कि मुर्गी के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मुर्गी के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मुर्गी के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो देखिए मुर्गी का मांस क्या कहलाता है। तो मुर्गी का मांस क्या कहलाता है, मुर्गी का मांस चिकन कहलाता है। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, चिकन कहते हैं। जैसे अलग अलग पशुओं का मांस अलग अलग प्रकार का होता है। तो देखिए अपन का बात करें मुर्गी की, अपन बात कर रहे हैं फिर पोल्ट्री में, तो मुर्गियों का मांस चिकन कहलाता है। तो मुर्गी के मांस को सफेद मांस की संज्ञा भी दी गई है। इसे और किस नाम से जानते हैं, सफेद मांस के नाम से जानते हैं। बाकी के अन्य सभी पशुओं का जो मांस होता है वो लाल रंग का होता है, लेकिन मुर्गियों का जो मांस है चिकन वो सफेद रंग का होता है। तो जैसे अपन बात करें, जैसे गाय का मांस बीफ कहलाता है, भैंस का बफन कहलाता है, भेड़ का मटन कहलाता है, बकरी का चौवन कहलाता है। ऐसे अलग अलग पशुओं का अलग अलग प्रकार का मांस होता है। तो देखिए जो संकर नस्ल की जो मुर्गियां होती है जनरली अपन बात करें तो इनका मांस चिकन कहलाता है। अगर देसी नस्ल का मांस पूछ ले कि कुड़क मुर्गी का मांस क्या कहलाता है, जो अंडे सेने के काम आती है, तो कुड़क मुर्गी का जो मांस है वो टेंडर कहलाता है। कुड़क मुर्गी का जो मांस है वो क्या कहलाता है, टेंडर कहलाता है। कुड़क मुर्गी का मांस टेंडर कहलाता है। यहां तक क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, मांस की बात हो चुकी है। मुर्गियों के मांस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो देखिए मुर्गियों के मांस में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मुर्गियों के मांस में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो मुर्गियों के मांस में कौन सी प्रोटीन हो जाएगी, मायोसिन प्रोटीन हो जाएगी। और मुर्गी के मांस में हमने प्रोटीन कितने परसेंट पढ़ी थी, 11.8% पढ़ी थी। इसके बाद में अंडे का, मुर्गी के अंडे का गर्भकाल कितना होता है। तो मुर्गी के अंडे का गर्भकाल 3 सप्ताह यानी कि 21 दिन का होता है। मुर्गी के अंडे का जो ऊष्मायन काल होता है वो 21 दिन का होता है, यानी कि 21 दिन में अंडों से चूजे बाहर निकल आते हैं। अंडों से
चूजे बाहर निकल आते हैं। तो देखिए मुर्गी का हमने लिखा है, तो अपन पोल्ट्री में पढ़ रहे थे, एक टर्की, एक पक्षी का भी लिखेंगे कि टर्की का उस्माइन काल कितना होता है। तो टर्की के अंडे का जो उद्भवन काल होता है वो 28 दिन का होता है, इसमें 28 दिन आ जाएंगे। और अगर अपन बात करें बतख की, तो देखिए डक की बात करें बतख, तो बतख के अंडे का जो औसत गर्भकाल होता है वो 35 दिन का होता है। बतख के बारे में भी काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कंपटीशन में। तो मुर्गी के अंडे का गर्भकाल 21 दिन का होता है, टर्की जो पक्षी होता है उसका 28 दिन का होता है, और बतख का कितने दिन का होता है? 35 दिन का होता है। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट कड़ी में अगर अपन बात करें तो देखिए मुर्गी के अंडे का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो अपन लिख लेंगे मुर्गी के अंडे का जीवन काल, मुर्गी के अंडे का जो जीवन काल होता है वो 14 दिन का होता है, 14 डेज का होता है, 14 दिन का होता है मुर्गी के अंडे का जीवन काल। इसके बाद में आगे अपन बात करें कि मुर्गी के अंडों का हम संग्रहण यानी कि भंडारण कितने दिनों के लिए कर सकते हैं, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा अंडों का संग्रहण, मुर्गी के अंडों का संग्रहण। तो देखिए संग्रहण की बात करें तो अपन गर्मियों में लिखेंगे सबसे पहले कि हम गर्मियों में मुर्गियों के अंडों को कितने दिनों तक भंडारित करके रख सकते हैं। तो गर्मियों में तो हो जाएगा 3 से 4 दिन तक, गर्मियों में 3 से 4 दिन तक। अधिक गर्मी के कारण अंडे जल्दी खराब हो जाते हैं, तो गर्मियों में हम 3 से 4 दिन तक भंडारित करके रखते हैं। और सर्दियों की अगर बात करें तो देखिए सर्दियों में हो जाएगा 5 से लेकर के 7 दिन, 5 से 7 दिन तक हम मुर्गी के अंडों को संग्रहित कर सकते हैं। उसके बाद में ये खराब हो जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा कि मुर्गी के अंडे पर कितने रंध्र पाए जाते हैं, अंडे पर रंध्रों की संख्या। तो मुर्गी के अंडे पर कितने छिद्र पाए जाते हैं, तो रंध्रों की संख्या की अगर अपन बात करें कि कितने रंध्र पाए जाते हैं, तो रंध्रों की संख्या होती है 600 से लेकर के 800 तक। 600 से 800 मुर्गी के अंडे पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इस सामान्य इंट्रोडक्शन में कि मुर्गी के अंडे सेने की विधियां। तो अपन हेडिंग डालेंगे मुर्गी के अंडे सेने की विधियां। मुर्गी के अंडे सेने की विधियों की अपन बात कर रहे हैं कि अंडों से हमें क्या बनाना है? चूजे बनाना है। चूजे बनाना है तो देखिए अंडे सेने के लिए अपन 2 प्रकार की विधियां काम में लेते हैं। कितनी विधियां? 2 विधियां हैं। मुर्गियों के अंडे सेने की कितनी विधियां काम में लेंगे? 2 विधियां काम में लेंगे। तो देखिए पहली जो विधि होती है, पहली विधि का नाम है कृत्रिम विधि, पहले अपन प्राकृतिक विधि के बारे में पढ़ेंगे। पहली कौन सी होगी? प्राकृतिक विधि। पहली विधि का क्या नाम है? प्राकृतिक विधि है। तो देखिए प्राकृतिक विधि की बात करें, पर प्राकृतिक विधि से अगर हमें अंडे सेना है, प्राकृतिक विधि से अंडे सेने का जो काम है वो देसी नस्ल की कुड़क मुर्गियां करेगी। देसी नस्ल की कुड़क मुर्गियां अंडे सेने का काम करती है। तो जो देसी नस्ल की जो कुड़क मुर्गियां होती है उन्हें हम ब्रूडी हैन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे कि इस विधि में अंडे सेने का कार्य, अंडे सेने का कार्य देसी नस्ल की कुड़क मुर्गी यानी कि ब्रूडी हैन, देसी नस्ल की कुड़क मुर्गी द्वारा
किया जाता है, किया जाता है। प्राकृतिक विधि से हम अंडे सेने का काम करते हैं तो हमें देसी नस्ल की मुर्गियों की आवश्यकता पड़ेगी, और मुर्गी अपने शरीर के तापमान से, यानी कि अपने शरीर के तापमान से अंडों पर बैठ करके अंडों को गर्मी दे करके चूजे बनाने का काम करेगी, यानी कि चूजे बनाने का काम करेगी। तो इसमें हमें कौन सी मुर्गियां चाहिए? कुड़क मुर्गियां चाहिए जो अंडे सेने का काम करेगी। तो देखिए, इस प्राकृतिक विधि से एक मुर्गी अपने शरीर के तापमान से एक बार में कितने अंडों को सेने का काम कर सकती है? तो अपन लिखेंगे कि इस विधि में किसमें? प्राकृतिक विधि की बात कर रहे हैं। इस विधि में एक मुर्गी 8 से 10 अंडे सेने का कार्य कर सकती है। यानी कि इस विधि में हम एक बार में कितने अंडे सेए जा सकते हैं? क्वेश्चन यहां से 100% आने की संभावना रहती है कि प्राकृतिक विधि में एक देसी नस्ल की मुर्गी अपने शरीर के तापमान से कितने अंडों को एक साथ सेया जा सकता है। तो ध्यान रखना, ये 8 से 10 अंडे एक ही बार में से सकती है, इससे ज्यादा अंडे नहीं से सकती। इसके बाद में प्राकृतिक विधि की बात हो चुकी है। तो देखिए, अगली कड़ी में अगर अपन बात करने जाएं तो देखिए अपन पढ़ेंगे कृत्रिम विधि। दूसरी जो विधि है अंडे सेने की वो है कृत्रिम विधि। कौन सी विधि है? कृत्रिम विधि है। आर्टिफिशियल मेथड की अगर बात करें तो देखिए, इस विधि में अंडे सेने के लिए हमें इनक्यूबेटर मशीन की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? इनक्यूबेटर मशीन की। तो इसमें हमें तापमान भी मेंटेन करना पड़ेगा, आर्द्रता मेंटेन करनी पड़ेगी, CO2 की मात्रा मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा भी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर इस विधि से अगर अंडे सेने का हम काम करते हैं तो इस विधि के द्वारा प्राकृतिक विधि की अपेक्षा एक बार में 1000 से भी अधिक अंडों को एक साथ सेया जा सकता है। तो अपन लिखेंगे कि इसमें अंडे सेने हेतु इनक्यूबेटर मशीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? इनक्यूबेटर मशीन का प्रयोग करते हैं। इस विधि से अंडे सेते हैं, कृत्रिम विधि से। तो अंडे सेने के लिए हमें इनक्यूबेटर मशीन की आवश्यकता होगी, तो इनक्यूबेटर मशीन का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इसमें एक बार में 1000 से अधिक अंडे सेए जा सकते हैं। 1000 से अधिक अंडों को हम इसमें एक ही बार में सेने का काम कर सकते हैं। किसके द्वारा? कृत्रिम विधि के द्वारा। तो बात कर लेते हैं इस कृत्रिम विधि में कितनी तो हम आर्द्रता रखते हैं। तो देखिए, इसमें आर्द्रता होगी, आर्द्रता की अगर बात करें तो 65 से 70%। देखिए, आर्द्रता हमें कम रखनी है। अगर आर्द्रता ज्यादा हो गई तो पक्षियों में क्या हो जाता है कि कोक्सीडियोसिस बीमारी हो जाती है। आर्द्रता की बात करें, इसके बाद में इसमें टेम्परेचर कितना रखते हैं। तापमान की अगर बात करें तो देखिए, तापमान रखते हैं 100 से लेकर के 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 से लेकर के 103 डिग्री फ़ारेनहाइट इनक्यूबेटर मशीन में तापमान रखते हैं। इसके बाद में ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन 21% रखते हैं। ऑक्सीजन कितने रखते हैं? 21% रखते हैं। और CO2 की बात करें कि इसमें CO2 कितने रखते हैं, तो CO2 की मात्रा 0.5% रखते हैं। इनक्यूबेटर मशीन के द्वारा अगर अंडे सेने का काम किया जाता है तो CO2 की मात्रा 0.5%, ऑक्सीजन 21%, टेम्परेचर 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं। और ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी 65 से 70% रखते हैं।
तो ये तो हुई हमारी सामान्य जनरल जानकारी की अंडे सेने के लिए जो विधियां थी इनके बारे में हमने पढ़ा, पोल्ट्री के बारे में हमने सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब देखिए अंडे हम प्राकृतिक विधियों से या कृत्रिम विधि से सेने का काम कर रहे हैं, तो हमें अंडों की क्या करनी पड़ेगी, गुणवत्ता की जांच करनी पड़ेगी। कि अंडों की गुणवत्ता की जांच करेंगे कि अंडों से चूजे बन रहे हैं नहीं बन रहे, या फिर हमने इनक्यूबेटर मशीन में जो अंडे हमने रखे हैं उनसे चूजे नहीं बने, भ्रूण का निर्माण नहीं हो रहा है, या फिर अंडे जो है टूटे फूटे तो नहीं है, रक्त के धब्बे तो नहीं लगे हुए हैं, या फिर जो अंडे में जो जर्दी है वो कहीं अंडों की दीवार से तो नहीं चिपक गई है। तो देखिए अंडों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक उपकरण काम में लेते हैं, उस उपकरण का नाम है कैंडलर लेंस। तो अपन लिखेंगे यहां पर अंडों की गुणवत्ता की जांच, गुणवत्ता की जांच कैंडलर लेंस से करते हैं। किससे करते हैं, कैंडलर लेंस से। अंडों की गुणवत्ता की जो जांच की जाती है वो किससे की जाती है, कैंडलर लेंस से की जाती है। तो देखिए प्रथम जांच कब करेंगे, प्रथम जांच की अगर अपन बात करें तो देखिए प्रथम जांच जो की जाती है वो 5वें और 7वें दिन करते हैं, 5वें व 7वें दिन करते हैं, यानी कि प्रथम सप्ताह में। अपन सीधी सीधी बात करें तो अपन यहां पर क्या लिख लेंगे, प्रथम सप्ताह, यानी कि अंडों को इनक्यूबेटर में रखने के 5 से 7वें दिन प्रथम जांच की जाती है। इसके बाद में सेकंड टेस्ट की बात करें कि द्वितीय जांच कब करेंगे, तो द्वितीय जांच जो की जाती है वो 14वें और 15वें दिन करते हैं, 14वें और 15वें दिन करते हैं, यानी कि द्वितीय सप्ताह। अंडों को रखने के द्वितीय सप्ताह बाद में हम दूसरी जांच करते हैं। इसके बाद में क्या होगा, 20वें व 21वें दिन, 20वें व 21वें दिन अंडों से क्या होते हैं, अंडों से चूजे बाहर आ जाते हैं, अंडों से चूजे बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो चूजे निकलने का जो जनरली जो समय होता है 19, 20 और 21वें दिन होता है, और अंडे का जो उद्भवन काल होता है वो 21 दिन का होता है। तो देखिए इनक्यूबेटर में अंडों को हम कैसे रखते हैं, तो इनक्यूबेटर में अंडों को, इनक्यूबेटर में अंडों को 45 डिग्री के कोण पर रखते हैं, कोण पर रखते हैं। इनक्यूबेटर में अंडों को 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। और ध्यान रखना अंडों का जो चौड़ा जो मुंह होता है, जहाँ चौड़ा वाला जो भाग होता है वो ऊपर रखते हैं। ये जो अंडा ऐसे होता है तो इसमें जो ये ऊपर वाला ये जो भाग है, ये वाला जो बड़े वाला जो भाग है, इसको हम ऊपर की साइड में रखते हैं और 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। अगर आपने ये जो कम चौड़ा सकड़ा जो मुंह है वो रख दिया तो इसमें क्या है कि चूजे इसी में फंस जाएंगे, ये टूटेगा भी नहीं, तो चूजे इसी में फंस जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना चूजे इस ऊपर वाले खोल को तोड़ करके बाहर आते हैं, क्योंकि थोड़ा मुलायम होता है, ये थोड़ा कठोर होता है, तो इसको तोड़ करके बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो 45 डिग्री के कोण पर रखते हैं। हमारा जो अगला जो पॉइंट है कि मुर्गियों में नर और मादा का अनुपात वाला, ये पॉइंट रह गया था। तो मुर्गियों में नर व मादा पक्षियों का अनुपात, मादा का अनुपात कितना रखते हैं। देखिए प्रजनन के लिए नर और मादा का अनुपात हम कितना रखते हैं, तो नर और मादा का जो अनुपात रखते हैं वो 1:10 रखते हैं। कितना रखते हैं, 1:10 रखते हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए जो अभी अपनी जो ये आज की जो पहली क्लास थी तो इसमें हमने मुर्गियों के बारे में पढ़ा, पोल्ट्री के बारे में सामान्य इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा है, और अभी तो हमने सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ा है। जैसे अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मुर्गियों की नस्लें पढ़ेंगे, पर्टिकुलर नस्लों के बारे में बात करेंगे, उनका उत्पत्ति स्थल क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, मुर्गियों में लगने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी बीमारी किससे फैलती है और इसका कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं। तो देखिए यहां तक आप सभी के क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।